हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री वाला क्लासेस मित्रों। तो देखिए, एक लेक्चरर बनने का बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आप देख पा रहे होंगे, हर कोई कहता है कि वैकेंसी कम होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, लेकिन आपके पास दो बहुत ही अच्छे मौके हैं। यूपी पीजीटी की 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है ये, लेकिन साथ साथ में आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका जीआईसी लेक्चरर बनने का भी है। इसके जो फॉर्म शुरू हो रहे हैं उसकी डेट है 12/8/2025, जिसकी लास्ट डेट होगी 12/9/2025। लेकिन हमें इस लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अभी लग जाइए और अपने फॉर्म को सबसे पहले क्लियर करिए ना, फॉर्म को भरिए, सबमिट करिए, क्योंकि आपको उसके लिए OTR भी ज़रूरी है। आई थिंक बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो सबसे पहले OTR करके फटाफट अपना फॉर्म फिल करिए, फॉर्म सबमिट करिए ना, क्योंकि लास्ट डेट के चक्कर में हम कभी ऐसा होता है, कई वैकेंसी में आपके साथ हुआ होगा कि आप उन्हें डाल नहीं पाए होंगे, राइट। तो इसके बारे में कुछ और नॉलेज हम देखते हैं कि भाई देखिए, फ़ी ये तो आपको बताइए कि 125 रहती है, ज़्यादा फीस नहीं रहती, क्योंकि आयोग इसका पेपर कराता है, राइट। और आयोग कराता है तो आपका एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, और काफ़ी बेहतर विकल्प है एक लेक्चरर में भी, यानी पीजीटी से भी बेहतर होती है पोस्ट। इसमें देखिए, आपके लिए ये योग्यता मांगी गई है। योग्यता में कुछ नहीं, बस आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप भर रहे हो फॉर्म, और उसके साथ बीएड बहुत ज़रूरी है ना, किसी भी सब्जेक्ट में। जैसे मैं जनरली केमिस्ट्री की बात करूँगा तो केमिस्ट्री में आपके पास एक तो एमएससी होनी चाहिए, कहीं से भी, किसी भी यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में एमएससी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए। लास्ट टाइम बीएड ज़रूरी नहीं थी, लेकिन इस बार बीएड ज़रूरी है। अब आपका पेपर कैसे होगा? देखिए, ये यूपी पीजीटी वाले से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपके दो पेपर होंगे, राइट। पहला जो पेपर होगा वो आपका प्री होगा। प्री में आपके लिए पेपर होगा जिसमें 40 मार्क्स रहेंगे जीएस के और 80 मार्क्स रहेंगे आपके सब्जेक्ट के, राइट। यानी 80 क्वेश्चन एंड 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 20 आपका जीएस रहेगा, 40 आपका जीएस रहेगा और 80 आपका सब्जेक्ट रहेगा, राइट। ये प्री होगा। देन आपका मेंस पेपर होगा। मेंस में क्या होगा? आपका 100 नंबर का एक अलग से आपका एक हिंदी का पेपर होगा, है ना, हिंदी का, जिसमें आपसे वोकाबुलरी पूछी जाएगी, अलग से बुक आती है, और उसके साथ साथ आपके लिए एक एसे भी लिखना होगा, हिंदी में लिखना होगा, राइट। तो ये मेंस का बता रहा हूँ। मेंस में आपका एक पेपर हिंदी का होगा जिसमें वोकाबुलरी होगी, देन उसके बाद एक ऐसे भी लिखना होगा, और दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा जो 300 मार्क्स का होगा, राइट। सब्जेक्ट का पेपर होगा, जैसे केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का होगा, और हिस्ट्री का है तो वो हिस्ट्री का होगा, राइट। चलो, इसके बाद अगर हम देखो, मैं केमिस्ट्री लेक्चर हूँ तो जनरली मैं केमिस्ट्री की ज़्यादातर बात करूँगा। तो यहाँ हमारे पास अगर हम केमिस्ट्री को देखें तो उसके सिलेबस पर जाएंगे। तो अगर मैं सिलेबस को देखूं तो होता है कि भाई कैंडिडेट्स के समझ में ये होता है कि हमें कितना पढ़ना है, अगर लेक्चरर बनना है तो हमें कितना ध्यान रखना होगा। तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आप उसके सिलेबस को देखिए और पीवाईक्यू को देखिए, राइट। ये जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है ये लगभग प्री और मेंस का सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं है ना। तो देखिए, आपकी फ़िजिकल केमिस्ट्री का आपको सिलेबस यहाँ सामने शो हो रहा है, सामने दिया गया है। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में आपका देखो पहले दिया गया सिलेबस गैसेस स्टेट से, देन लिक्विड स्टेट, देन सॉलिड स्टेट, सारा दे रखा है आपको, राइट। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जनरली ये जो सिलेबस है ये 11-12 से हो जाएगा आपका, है ना। 11-12 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप बिल्कुल बेधड़क रहिए, 11-12 से हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर कोई टॉपिक अगर आपको 11-12 में नहीं मिल रहा तो आप उसको बीएससी की बुक में देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बीएससी की कोई भी स्टैंडर्ड आपके पास बुक है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक आपको नहीं देखनी है कि आप हुई पढ़ने लग जाओ, मीजलर एंड तार्ड पढ़ने लग जाओ इनऑर्गेनिक के लिए, कि जी फिजिकल के लिए हम पूरी शर्मा पठानिया पढ़ने लग जाएं, ऑर्गेनिक के लिए हम मॉरिसन बॉयड उठा लें। ना भाई ना यार, तुम्हें एक सिलेबस पढ़ना है, ना कि तुम्हें ज्ञानी बनना है। ज्ञानी तो आप हो भाई, एमएससी कर चुके हो, किसी सब्जेक्ट में आप में महारत तो हासिल है ही है, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है, राइट। देन इसके बाद आपके पास थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में देखिए ये सारे आपके लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है ना,
एंथैल्पी और सारे CP एंड CV में रिलेशन, ये सब आपका 11th में है, राइट। देन सॉल्यूशन वाला देखिए, सॉल्यूशन ये भी 11th का ही है, कॉलाइडल सॉल्यूशन है ना, केमिकल काइनेटिक्स। यानी आप देख पा रहे होंगे जनरली जो सिलेबस है वो 11-12 से है, लेकिन कुछ देखो मैं सिलेबस आपको दिखाता हूँ जो 11-12 से नहीं होगा। देखिए ये D1 एंड D9 ऑर्गल डायग्राम पूछ रहा है। अब ऑर्गल डायग्राम है कोई 11-12 में नहीं, कहाँ मिलेगा आपको? BSc से फाइनल में मिलेगा। तो ये वाला टॉपिक आपको कहाँ से करना होगा? BSc फाइनल से करना होगा, सिंपल। इसमें कौन सी नई बात है ना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है हमारे भाई 11-12 में, एक लाइन है केवल। और 11-12 में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नाम पर क्या दे रखा है? मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं। तो मुझे कहाँ से करना पड़ेगा? ये BSc सेकेंड ईयर फाइनल के सिलेबस से करना पड़ेगा, राइट। तो जहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे कैंडिडेट्स, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आपको पहले 11th एंड 12th के सिलेबस को क्लियर करना है। देखो सारा वही है बिल्कुल। और उसके बाद आपको जो टॉपिक यहाँ नहीं मिल रहे हैं वो टॉपिक आपको 11th एंड BSc के स्टैंडर्ड बुक से करना है, जो भी BSc की बुक हो आपके पास, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़नी है, वो बुक पढ़नी है, उतना पढ़ना है जिससे आपका ये काम चल जाए। अब देखिए ये जो डेली लाइफ वाला दे रखा है और मेडिसिन दे रखी है, ये सारी आपकी कहाँ मिल जाएंगी? 12th की NCERT में लास्ट चैप्टर में मिल जाएंगी। तो ज़रूरी थोड़ी है कि मुझे इनके लिए अलग से बुक लेनी पड़े या अलग से बुक पढ़नी पड़े, नहीं पढ़नी है, राइट। तो आपको समझ में आया होगा कि भाई पेपर का प्रोसेस क्या है और पेपर का सिलेबस क्या है और हमें कितना पढ़ना है। तो मैं आपसे फिर एक बार आपको रिवाइज़ कर देता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप सबसे पहले ध्यान दीजिए 11th एंड 12th। मुझे पता है आप कई साल से आप किसी ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, किसी कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे, आप हंस रहे होंगे, आप हंसेंगे, अरे यार 11-12 में क्या है। नहीं भाई, बहुत कुछ है। उसके लिए सबसे पहले आप अपनी NCERT क्लियर करिए अच्छे से। NCERT क्लियर करने के बाद आपके पास कोई LN के नोट्स पड़े हों, आकाश के नोट्स पड़े हों, मॉड्यूल पड़े हों, उनसे आप उसको कवर करिए। देन फिर आप क्या करिए? नीट को उठा लीजिए, नीट के PYQ लगाइए। साथ साथ ये PYQ तो लगाने ही है आपको, है ना। PGT वाले PYQ लगाने हैं, साथ साथ नीट के PYQ लगाने हैं। और नीट के बाद फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ जी हमें और प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आप क्या करिए? JEE के पेपर लगाइए, JEE, और वो भी केवल मेंस। इससे आपका लेवल हाई नहीं जाता है पेपर का, ठीक है। बात पेपर की है, पेपर भी मैं आपको जो लास्ट ईयर पेपर आया वो मैं आपको डाल दूँगा, मैं आपको शो कर दूंगा अगले लेक्चर पे। अगली बार जब भी वीडियो बनाऊंगा तो वो पेपर मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मेंस का मेरे पास रखा हुआ है, राइट। तो अब हमें देखिए लंबी फाइट है कैंडिडेट्स। आप सब जानते हो, अच्छे से जानते हो कि एक फ्रेशर जो अभी MSc करके आया है, जाहिर सी बात है उसकी बहुत सारी चीज़ें नई होंगी। और एक जो पुराने चावल भैया 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, कोई तो 10 साल से पढ़ा रहा है स्कूलों में, तो अब उनका लेवल, भाई जो पढ़ा रहा है उस चीज़ को, तो उनका लेवल 11-12 का तो काफ़ी अच्छा होगा ना। तो उनके लिए यहाँ एडवांटेज मिल जाता है थोड़ा सा। लेकिन जो नया आ रहा है उसका MSc तक का सिलेबस काफ़ी अच्छा है, तो उसको एडवांटेज वहाँ मिल जाता है। अब आपकी जो फाइट होनी है वो एक IITian से भी होनी है, एक IIT का स्टूडेंट निकल के आ रहा है, कैंडिडेट निकल के आ रहा है, एक आप लोकल कॉलेज से MSc कर रहे हो, वहाँ का कैंडिडेट निकल के आ रहा है। तो देखिए स्टैंडर्ड तो काफ़ी हाई रहेगा, है ना। कंपटीशन काफ़ी हाई रहेगा भाई, कंपटीशन बहुत टफ रहेगा। लेकिन आप बिल्कुल भी यहाँ आपको डीमोरलाइज नहीं होना है, राइट। डीमोटिवेटिव फील नहीं करना है। जब भी आप डीमोटिव फील करेंगे तो समझो आपका सिलेक्शन वहीं रुक जाएगा। तो आप कोशिश करिए, अपने आप को ज़्यादा टाइम दीजिए। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो उस जॉब को छोड़ना नहीं है, आप 3-4 घंटे मत दीजिए बस, उसके ज़्यादा बियॉन्ड मत दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपकी इनकम कहीं और से आ रही है तो आप जॉब छोड़ सकते हो। लेकिन अगर इनकम कहीं से नहीं आ रही है, आपके पास वही एक सोर्स है, तो आप उसे कम कर सकते हो, छोड़ नहीं सकते। छोड़ेंगे तो वो आपके लिए मेंटली प्रेशर रहेगा, राइट। तो मित्रों, ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास, बहुत ही अच्छा मौका है। वैकेंसी लगातार आ रही हैं, लगातार 2 वैकेंसी हो गई। और अभी आपको पता है, अभी कुछ दिनों में एक और बड़ी वैकेंसी यानी GDC की आ रही है। मैं खुद उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। GDC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आ रही है। तो यानी आपके लिए मौका ही मौका है।
अपनी अगर तैयारी को अभी से धार दोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, किसी ना किसी में हो ही जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा खुद पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जीआईसी लेक्चरर और पॉलिटेक्निक लेक्चरर का मैंने डाला नहीं था, कैसे भी करके मुझे पता ही नहीं चला। और एक और वैकेंसी थी हमारे यहाँ उस समय, तो 5 वैकेंसी थी, उन पे हमने अच्छे से फाइट किया तो हमारा यहाँ सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप अच्छे से मेहनत करेंगे, समझ गए होंगे। धन्यवाद।